हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सबकी सीजन की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, जो अभी 11 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं और 21 से चलेंगे एग्जाम। तो हमारे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एसएससी सीजीएल के एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हैं, तो उन लोगों से कुछ कुछ हमने क्वेश्चंस पूछे हैं कि कैसे एग्जाम आया था, क्या एनालिसिस हुई थी। प्लस हमारे कुछ और भी लोग हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके बेसिस पे हमने कुछ एनालिसिस के क्वेश्चंस निकाले हैं। हालांकि ये वीडियो मैं डेली बेसिस पर बनाना, बट अभी के लिए जितना भी पॉसिबल हो पाएगा हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज के लिए देखते हैं 13 अप्रैल शिफ्ट 1 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने अभी जो पिछले दिन की शिफ्ट के पेपर थे वो भी इंक्लूड नहीं किए, क्योंकि मेरी वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी हो जाती। तो जो ये 13 का शिफ्ट 1 का पेपर आया था वो कंपैरेटिवली बहुत इजी था। हालांकि 11th और 12th को भी जो पेपर आए थे वो डिफिकल्ट नहीं थे, बट हाँ किसी किसी शिफ्ट में थोड़ा पेपर इजी टू मॉडरेट मॉडरेट लेवल पर आप मान लीजिए आया था। तो किसी में जीके थोड़ी सी डिफिकल्ट आ गई थी, मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल आ गई थी 11th को। एंड 11 को ही किसी पेपर में रीजनिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट आ गई थी, बाकी के सेक्शन बहुत इजी थे, डुएबल थे। ठीक है, बट ऑन एन एवरेज आपके अटेम्प्ट 80 तो होने ही चाहिए। मतलब अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, आप देख रहे हैं कि आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए, तो डेफिनेटली आई रिकमेंड यू टू अटेम्प्ट 90 प्लस। ठीक है, जिसमें से आपकी एक्यूरेसी भी बहुत हाई होनी चाहिए। बट अगर आप है कि प्लीज मैं सीजर प्रीलिम्स निकालूं, मेंस तक मेंस तो राइट कर सकूं, ठीक है, तो आपके 80-85 अटेम्प्ट तो होने ही चाहिए, जिसमें एक्यूरेसी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब 13th का अब हम देखते हैं शिफ्ट 1 में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, किस लेवल के क्वेश्चन हैं, सो दैट आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ सके कि इतने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है कि आप अटेम्प्ट ना कर सको। ठीक है। अच्छा, एक डिस्क्लेमर है, ये जितने भी क्वेश्चन है मैंने अपने खुद के कुछ कुछ स्टूडेंट से पूछे, उनसे पूछने के बाद जो जो क्वेश्चन लगा है कि ये क्वेश्चन आया था, तो हमने उसके क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों देने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन था। दीज आर ऑल मेमोरी बेस्ड। हाँ जी, तो अगर हम बात करें इंग्लिश सेक्शन की, तो इंग्लिश में आपके इजी टू मॉडरेट लेवल का आया था, जिसमें से 18 to 20 क्वेश्चन। अगेन इंग्लिश में वही सारी चीजें हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स, 5 क्लोज के क्वेश्चन रहते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स हो गया, इडियम्स हो गए। ठीक है। देन हम बात करते हैं एलआर की। रीजनिंग में भी 20 से 22 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल आया था आज के शिफ्ट 1 में। क्वांट में 15 to 17 का गुड अटेम्प्ट, जिसमें मॉडरेट लेवल था। ठीक है। एंड जीके में इजी टू मॉडरेट है। तो अगर मैं सबकी बात करूँ तो पूरा पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल पर है, बस एक क्वांट ही है जो थोड़ा सा मॉडरेट आया है। बाकी सारे इजी इजी की कैटेगरी में है। तो ऑन एवरेज अगर आपके 72 to 78 अटेम्प्ट हैं, अगेन आई सेड कि 85 80 प्लस अटेम्प्ट आप कर रहे हैं, तो यू आर इन सेफ जोन विद हाई एक्यूरेसी ऑब्वियसली। ठीक है, बट अगर आप चाह रहे हैं कि हाँ मुझे तो भैया तोड़ू पेपर करना है, 150 तक तो चाहिए ही चाहिए अपने को, तो आपके 90 प्लस अटेम्प्ट ऑब्वियसली बनने चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आप 170 का पेपर अटेम्प्ट कर ही नहीं रहे हो, तो नेगेटिव मार्किंग करके आप 150 पहुंच ही नहीं सकते। लाइक आपको उतने अटेम्प्ट करने चाहिए, करने पड़ेंगे ना। ठीक है, चलिए देखते हैं कि जीके में क्या क्या क्वेश्चन आए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दांती दुर्ग इज द फाउंडर ऑफ। दांती दुर्ग एक बंदे का नाम है, ये इसने किस एम्पायर को फाउंड किया था? राष्ट्रकूट एम्पायर को फाउंड किया था, जिसकी कैपिटल कर्नाटका में है। ठीक है, तो राष्ट्रकूट एम्पायर के फाउंडर है दांती दुर्ग। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है गंडक रिवर। गंडक इज अ वेरी फेमस रिवर, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, बट ऐसा है कि कुछ कुछ क्वेश्चन कभी बाई चांस रिपीट हो जाते हैं, बट इन क्वेश्चन से आप आइडिया ले सकते हो कि भैया किस एरिया से कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे अभी रिवर का क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने गंडक रिवर पढ़ लिया है, आप उसके साथ साथ जितनी भी रिवर्स हैं, यानी आपको समझ आ जाना चाहिए कि गंगा नदी है तो गंगा नदी, इंडस रिवर हो गई, बाकी की जो जितनी भी रिवर्स हैं उनकी ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी ट्रिब्यूटरीज के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो गंडक रिवर कहाँ से निकलती है? रिवर्स मतलब रिवर वाला, माउंटेन वाला जाके सेक्शन रिवाइज कर लीजिए फटाफट से। तो ये गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है। अच्छा, कितने साल का टेन्योर होता है गवर्नर का? 5 साल का टेन्योर होता है। हालांकि गवर्नर का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, इट्स प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है। ठीक है, बट आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन 5 years है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो आपका रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है वो इंडिया के किस स्टेट में लोकेटेड है? राजस्थान में। ओके, आप आर से रिलेट कर सकते हैं, आर से राजस्थान, आर से रामगढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है रिच फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? रिच फेस्टिवल महाराष्ट्र का बहुत फेमस फेस्टिवल है। ठीक है, बहुत बहुत रश होता है, बहुत भीड़ होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो एथलीट हमारे मिल्खा सिंह है उसको किस और नाम से जाना जाता है? द फ्लाइंग सिक्स। आई थिंक ये क्वेश्चन का आंसर तो सबको पता ही होगा, क्योंकि मूवी आ चुकी है ना मिल्खा सिंह पे, तो जो जितने मूवी बन जाती है वो तो काफी चीजें पता होती है।
मेरे भी काफी स्टूडेंट्स को मूवी के थ्रू काफी चीजें याद रह जाती है। ठीक है, तो मिल्खा सिंह का दूसरा नाम है द फ्लाइंग स्टिक। ओके, द पंचायत अमेंडमेंट, पंचायत का जो अमेंडमेंट आया था वो किस आर्टिकल के अंदर आया था? ये आर्टिकल है आर्टिकल 243। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 243 है। अच्छा, ये कौन सा अमेंडमेंट के अंदर आया था? दिस वाज अंडर अमेंडमेंट 73rd अमेंडमेंट 1992 के अंदर आया था। ठीक है, तो अभी ये वाली बात है, तो अब आप समझ जाइए कि आपको अमेंडमेंट याद करने पड़ेंगे, आर्टिकल याद करने पड़ेंगे। तो अगर पंचायत कर रहे तो म्यूनसिपैलिटी का भी पढ़ लीजिए। ठीक है, उससे रिलेटेड आसपास के जितने भी है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 92nd अमेंडमेंट, कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, किस साल में आए थे, तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा लाल कलर, खून का लाल कलर किसकी वजह से होता है? अरे ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पता होगा आधे से ज्यादा लोगों को कि हमारे अंदर बहुत बोलते हैं ना हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम हो रही है। ठीक है, हीमोग्लोबिन कितने से कितना अच्छा रहता है? तो तकरीबन 8 से 12 के बीच में हीमोग्लोबिन इज गुड फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, अभी जाकर के चेक करवा सकते हैं एग्जाम के बाद। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है गोल्डन गोलकीपर अवार्ड 2019। अब ये देखिए 2019 का पूछा गया है अभी के पेपर में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 20 और 21 का भी आप जाकर के पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि 2019 का क्यों पूछ लिया, पहली बात तो क्वेश्चन आएगा 2022 में 19 का क्वेश्चन क्यों पूछ लिया भैया, पूछते तो पूछ लिया, क्लेम करोगे। ठीक है, तो गोल्डन गोल कीपर अवार्ड 20 और 21 पढ़ लीजिएगा। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया है स्वच्छ भारत अभियान के लिए, एंड इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी को मिला है। इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गर्व की बात है, इसीलिए 2019 का पूछा गया है। ठीक है, 2020 और 21 में किसी और को मिला है। अच्छा, गोल्डन गोलकीपर अवार्ड होता क्या है? ये गोल्स जो हमारे ग्लोबली गोल्स जो बनाए जाते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, एसडीजी के लिए, तो उनको जो अचीव करता है उससे रिलेटेड दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान उनके लिए दिया गया था उन्हें 2019 में। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है द ओनली प्लैनेट इन सोलर सिस्टम अराउंड विच देयर आर मर्जर्स। मर्जर्स किस प्लैनेट के आसपास है? सैटर्न, जो हमारा शनि प्लैनेट है जिसमें हमारी रिंग्स बनती हैं। ठीक है, अच्छा सैटर्न से रिलेटेड याद आया, अभी कुछ देर पहले मैं अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी, हमारा ऐसा कौन सा प्लैनेट है या किस प्लैनेट की सबसे ज्यादा सैटेलाइट है? तो उसका आंसर भी सैटर्न है। सैटर्न के अंदर 82 अंदर नहीं मतलब सैटर्न की 82 सैटेलाइट्स है। पहले जुपिटर हुआ करता था, बट अभी रिसेंटली जुपिटर मतलब सैटर्न में 20 सैटेलाइट और फाइंड आउट की गई थी, तो जुपिटर की 79 सैटेलाइट्स हैं एंड सैटर्न की 82 सैटेलाइट्स हैं। ये क्वेश्चन एकदम से मुझे याद आ गया तो बता देती हूँ। तो ओनली प्लैनेट जिसमें सोलर सिस्टम में जिसमें मर्जर्स हैं सैटर्न, जिसमें रिंग्स बनती हैं। ओके, एनएसपी, एनएसपी क्या होता है? नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम में इससे मतलब कुछ कैटेगरी होती है स्कॉलरशिप के अंदर, जैसे आप डिसेबिलिटी में है, आप कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, माइनॉरिटी है। ठीक है, तो उसके हिसाब से नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाया गया है। तो उसके अंदर हमारी कितनी अमाउंट है? ये है 1000 रुपीज पर मंथ है, विच इज 12,000 रुपीज ईयर का हो गया, ये स्कॉलरशिप का अमाउंट है। एक क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर? रेक्टिफायर का क्या फंक्शन है? ट्रांसफार्मर का क्या फंक्शन है? दिस इज अ बेसिक फिजिक्स क्वेश्चन। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर नाम से समझ आ रहा है कि ट्रांसफॉर्म करेगा किसी चीज को, तो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है ट्रांसफार्मर। जैसे हमारे घरों के बाहर लगी हुई होती है, तो हमारे पास एसी टू मतलब घरों में जो सप्लाई आती है ऑब्वियसली वो हाई एसी सप्लाई आती है, 223 वोल्ट की आती है। ठीक है, तो वो 230 वोल्ट ट्रांसफार्मर के थ्रू ही आती है, तो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ओके, ग्रोथ रेट इन इंडिया 2021 से 22। अभी आप ग्रोथ रेट से आप समझ सकते हैं कि भाई जा करके बजट, जितने भी बजट हमारा भी यूनियन बजट आया था 2022 का, उसके जो मेजर मेजर पॉइंट्स है वो आप दोबारा से पढ़ लीजिए। प्लस ग्रोथ रेट किसने किसकी ग्रोथ रेट कितनी बताई थी? ठीक है, ये भी होता है ना कि भैया एसबीआई कोई ग्रोथ रेट कुछ और बता रहा है, कोई और रिपोर्ट कुछ और बता रही है, तो कुछ परसेंटेजेस रिवाइज कर लीजिए। ग्रोथ रेट थी 8.9% बताई गई थी 2021 से 22 में। ओके, रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में इंडिया की रैंक आई है ग्लोबली कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में 43rd। अब रैंक है तो यानी इट मीन्स कि आपको जाकर के सारी रैंकिंग याद करनी है, चाहे वो ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडेक्स है, पासपोर्ट इंडेक्स है, हैप्पीनेस इंडेक्स है, किसी भी जिसके भी रैंकिंग होती है। ठीक है, सबके रैंकिंग एक बार रिवाइज कर लीजिए। पढ़ तो आपने अभी तक सब लिया है ना, रिवाइज ही करना है ना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है इंटरनेशनल योगा डे। इट्स वेरी फेमस, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। एंड ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि इंटरनेशनल योगा डे मीन योगा को इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज इंडिया ने ही कराया था, जो नरेंद्र मोदी के टाइम पर हुआ था। ठीक है, तो 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब आता है? बताइए बताइए, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा मुझे। ठीक है,
ओके, 16 क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का हेडक्वार्टर किधर है? WTO का हेडक्वार्टर है जिनेवा। अभी जिनेवा किधर पड़ता है भाई? जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड जिसकी कैपिटल है बर्न। ठीक है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। तो जितने भी हेडक्वार्टर्स है अपने जाके सारे रिवाइज कर लीजिए, चाहे वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हो, यूनाइटेड स्टेट्स का किसी का भी हो आपका। ठीक है, आपका वर्ल्ड बैंक का कहाँ पर है, IMF का कहाँ पर है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पर है, एनर्जी वाले का कहाँ पर है, फूड का कहाँ पर है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो 10-12 ही है, तो इसको रिवाइज कर लीजिए। देखिए, क्वेश्चन को ऐसे मत समझिए कि आपको वही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन से आप आइडिया ले सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को जाकर के कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया किस कंट्री ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम जीती है? वर्ल्ड टेस्ट का ये हमने भी कुछ दिन पहले हमारी क्लास में भी किया था। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप न्यूजीलैंड ने जीती है, जिसका फाइनल इंग्लैंड में लॉर्ड्स में हुआ था ना। इंग्लैंड का लॉर्ड्स का तो बहुत ही फेमस ग्राउंड माना जाता है। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला है ब्रिक्स, विच कंट्री विल ऑर्गेनाइज द ब्रिक्स ग्रीन हाइड्रोजन समिट? ब्रिक्स इंडिया ऑर्गेनाइज करेगी, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप ब्रिक्स पर आ गए हैं, कितनी कौन सी समिट्स हैं? अब इसमें देखो दो चीज है, एक तो ब्रिक्स, दूसरा समिट। तो जितनी भी समिट हो चुकी है रिसेंटली वो आपको पढ़नी पड़ेगी, जितनी समिट अभी आगे इंडिया जिसको ऑर्गेनाइज करेगा वो पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो ब्रिक्स, ब्रिक्स में हमारी कौन कौन सी 5 कंट्रीज आती हैं? ये हमारा है ब्राजील, दिस इज रशिया, ये इंडिया है, ये चाइना है, एंड इट स्टैंड फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये ब्रिक्स में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, उसमें कौन कौन सी आती हैं? नॉर्डिक में कितनी कंट्रीज आती हैं? नाटो, नॉर्डिक में कितनी आती है? नाटो में कितनी कंट्रीज आती है? क्योंकि नाटो का इशू तो अभी यूक्रेन एंड रशिया से बहुत ही हॉट टॉपिक है। ठीक है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट CK नायडू अवार्ड, CK नायडू अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, CK नायडू अवार्ड ये क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, जो CK नायडू जो बंदे हैं वो हमारे टेस्ट मैचेस के फर्स्ट कैप्टन थे, तो इसीलिए उन्हीं के नाम पर CK नायडू अवार्ड रखा गया है। अच्छा, किसको ये फर्स्ट टाइम मिला है? ये मिला है दिलीप बलवन जी को। ठीक है, तो दिलीप कुमार से आप याद रख सकते हैं, पुराने जमाने में दिलीप कुमार CK नायडू अवार्ड, पुराना पुराना टाइम। ठीक है, जैसे भी आप याद रख सकते हैं। ओके, अगला कहता है was become the first female transgender, फर्स्ट फीमेल ट्रांसजेंडर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फीमेल से रिलेटेड कुछ भी चीज आ जाए दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहली फीमेल ट्रांसजेंडर जिन्होंने ओलंपिक में कॉम्पीट किया है ये है लॉरियल हबार्ड। ये आई थिंक न्यूजीलैंड से है लॉरियल हबार्ड। ठीक है, आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं। फर्स्ट फीमेल ट्रांसजेंडर है जिन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है। चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग जो हमारा प्लानिंग कमीशन को चेंज करके बना है, नीति आयोग के चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, अभी इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, तो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग नरेंद्र मोदी। तो अगर इन फ्यूचर कभी भी आप जिसको जीके तो प्राइम मिनिस्टर ही इसके जो एक्सिक्यूटिव चेयरमैन होते हैं। ओके, 22 इज डिस्कवर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, न्यूट्रॉन आया है तो यू शुड नो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन, इन सब का भी पढ़ लीजिएगा। तो न्यूट्रॉन का डिस्कवरर है जेम्स चैडविक। आप ऐसे याद कर सकते हैं, जेम्स न्यूट्रल रहता है, या फिर जेम्स को चढ़ गई फिर भी न्यूट्रल है। ठीक है, तो पैसे याद कर सकते हैं, जेम्स को चढ़ गई है, क्या चढ़ गई है वो आप लगा लीजिएगा आइडिया। जेम्स को चढ़ गई है फिर भी वो न्यूट्रल है, तो आप न्यूट्रॉन का ऐसे याद कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ प्लीज मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और फोटोन, इन तीनों के डिस्कवरर कौन है? प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, देखते हैं। ओके, अगला कहता है, अगला एक्चुअली में कुछ कहता नहीं है, अगला क्वेश्चन कुछ बजट से रिलेटेड आया है, बिकॉज यूनियन बजट, फिस्कल डेफिसिट, इन्वेस्टमेंट का रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं याद था, तो आप उससे रिलेटेड आइडिया लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने अभी कहा भी था कि बजट अभी जो आया है उसको जाकर के प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा। अच्छा, ठीक है, तो ये तो थे हमारे कुछ तकरीबन 22-23 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के। कुछ क्वेश्चंस हैं जो बाकी के सेक्शन से भी हैं, जैसे जीके के, सॉरी LR के क्वेश्चंस हैं। हालांकि ये वाले क्वेश्चंस आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड उनको सॉल्व कीजिए, एंड एक बार सॉल्व करके आंसर लिखिए कि क्या आता है। ठीक है, आई थिंक दिस इज नॉट 6 पॉइंट, आई थिंक दिस शुड बी 6-8 होना चाहिए। ठीक है, माय बैड। ओके, अगला देखते हैं। अब इसमें जैसे ये कि इसमें वेन डायग्राम बनाना है, तो नेपटून, प्लैनेट, मून का दिया है, तो इसमें से सिलेक्ट कुछ हमारे पास जो फिगर दी होती है ना, 4 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से उसका वेन डायग्राम सिलेक्ट करना था।
अच्छा, इसमें सेम वे ये आपका एनालॉजी सीरीज का क्वेश्चन है कि जैसे 4, 10, 53 रिलेटेड है तो ऐसे कौन सा और रिलेटेड है, ये आपको डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है। ये आपका भाई बहन के रिश्ते ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया है। ब्लड रिलेशन से याद आया कि आपके भी डायरेक्शन के बाद अगला टॉपिक ब्लड रिलेशन की वीडियोस आने वाली है। ट्यून टू सेल्फिश अकेडमी चैनल, ठीक है, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। कुछ क्वेश्चंस हमारे जो क्वांट के भी हैं, तो अगेन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड राइट डाउन द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अभी ले लिया ना स्क्रीनशॉट? ओके, कुछ यहाँ पर भी है क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन मतलब वैसे तो बहुत ही सारे आसान से ही क्वेश्चन है, तो आई डोंट नो मॉडरेट क्यों था, ये तो इजी कैटेगरी में है। ठीक है, तो काफी आसान क्वेश्चंस है। इस तरह से परसेंटेज ऑफ लॉस सफर्ड बाय शॉपकीपर सेलिंग एन आर्टिकल, 24 रुपए का बेचा है इसको, कॉस्ट प्राइस तो कितना होगा? आइडिया लगा ना जरा कितना बनेगा? कि क्या मैं कॉस्ट प्राइस रखूं? मतलब ऑब्वियसली यू कैन गो बाय दी फॉर्मूला की कॉस्ट प्राइस क्या होता है, हमारा हमारा लॉस परसेंटेज क्या होता है। जब भी हमारा सेलिंग प्राइस कम हो जाए कॉस्ट प्राइस से, तो लॉस क्या होता है? सीपी माइनस एसपी होता है, डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100 लॉस परसेंटेज। बट नॉट का पे फॉर्मूला है यार, फॉर्मूला क्या लगाना? 24 रुपए कितना ज्यादा से ज्यादा जा सकता है? एक बार 50 रुपए लेके देख लो। 50 रुपए और 24 में 26 का फर्क है, तो 26 26 50 का कितना परसेंटेज बनता है? नहीं फिट बैठा, 40 रुपए लगा के देख लो। जैसे 40 लिया, इफ माई कॉस्ट प्राइस इज 40 रुपीज, सेलिंग प्राइस इज 24 रुपीज, मेरा लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा? 16 का नुकसान 40 पर, विच वुड बिकम 40%। तो 40% का नुकसान 40 रुपीज पर हो जाएगा। तो बेटा जी, लॉस सफर्ड बाय शॉपकीपर सेलिंग एन आर्टिकल इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 40 रुपए। आई थिंक इसका आंसर तो 40 होना चाहिए। सिमिलरली बाकी क्वेश्चन भी आसान ही लग रहे हैं यार, है ना? तो आई थिंक यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ आप कर दोगे पेपर। ओके, तो कुछ कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे सिनोनिम आया था, सोलोमन का सिनोनिम, मीडियम फेज एट स्टोन थ्रो, ब्लैक हॉर्स किसको कहते हैं या डार्क हॉर्स किसको कहते हैं, योगा इज बेनिफिशियल फॉर आर हेल्थ, इससे रिलेटेड क्लोज से आया था, जिसमें मतलब ये पूरा एक स्टोरी बेस्ड आया था जो ऊपर क्लोज है, एंड से 5 क्वेश्चन रिलेटेड, क्लोज से तो 5 क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स भी था, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन स्पेलिंग का भी था, ये वाले भी थे। तो ठीक है, चलिए अभी के लिए हम शिफ्ट 1 के हैं, बीच में हम कुछ दिनों के बाद बीच में एक और लेकर आएंगे। 21 अप्रैल तक की विंडो है ना, तो बीच में किसी और पेपर का भी लेकर आएंगे आपको एनालिसिस, ठीक है, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता रहे। अगर आपको कुछ भी और स्पेसिफिक वीडियो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड चाहिए या फिर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज। आपका फीडबैक बहुत मैटर करता है हमें। Okay, till that time, keep pacing yourself. Bye bye, take care.